जैसे अब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को जो बताया था तो इसमें क्या 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 कंडीशन दे रखी थी। इसमें जो चार्ज दोनों में सेम दे रखा था, मास सेम दे रखा था, और इसको एक हैंग कर रखा है इनको। अब हैंग करेंगे तो जब सेम चार्ज है तो दोनों को रिपेल करेंगे, तो उनके बीच में डिस्टेंस बन जाती है। तो जैसे रिपेल बनेंगे तो एंगल बनेगा। मान लिया अपने 2 थीटा, थीटा भी मान सकते हैं, पर जो भी बनेगा थीटा, तो वो एंगल पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करने के लिए अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं। तो यहाँ फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg। अब देखिए ये टेंशन है, टेंशन का एक कंपोनेंट mg के डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब देखो ए 2 थीटा है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर वाले ए बी ए थीटा अगेन ए थीटा। तो ए वाला क्या होगा, टी कॉस थीटा, और ए वाला टी साइन थीटा। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेट कर देंगे along the y axis। आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, अब Q1 Q2 सेम है तो वहाँ पर Q रख सकते हैं अपन, तो सेम रखेंगे तो K Q स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या है, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम जी। टी से टी कट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के एम जी। अब थीटा को क्या होगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के एम जी। अब देखो एक इस वाली जो टर्म को हम ना ई बोलते हैं, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इधर इतना समझ लो, इस वाली टर्म को हम ई बोलते हैं। अब बोलना मत ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे वो सब मत बोलना, वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसके लिए हम ई एक क्यू एक्स्ट्रा में रहता है, तो ये हो जाता है क्यू अपॉन एम जी, थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बनते हैं इससे थिंकिंग के लिए। अब मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाए, अगर मान लो एक Q1 इक्वल टू Q2 नहीं है तो थीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचो। और दूसरी कंडीशन ये है, चलो इसके Q1 Q2 सेम है पर मास डिफरेंट है, तो इसके थीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचो क्या इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो पॉज करके सोचो। देखो अगर Q1 और Q2 डिफरेंट हैं तो थीटा पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जिसने ये सोचा है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि क्या है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो दोनों Q की वजह से आता है। इधर इतना फोर्स लगेगा, जब यहाँ पर हम इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे तो इस Q का भी तो इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा, इस वाले फैक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, इस वाले के फैक्टर का आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो वैल्यू रहेगी वो तो सेम ही रहेगी। तो जो इनके बीच में सेपरेशन रहेगा वो सेम रहेगा, तो ठीक क्यू की वैल्यू चेंज होने से इनके थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो तो थीटा इस वाली कंडीशन में सेम आएगा, और इस वाले में क्या होगा, मास वाला सोचो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अच्छा है। अगर मास डिफरेंट है तो थीटा में क्या चेंज आएगा, क्या थीटा सेम होंगे कि नहीं होंगे, बस इतना है। देखो
अगर मास डिफरेंट हुए, देखो अगर मास डिफरेंट हुए तो क्या होगा, अगर इसका मास ज़्यादा है, मान लो इसका कम है, तो इसका ज़्यादा है तो ये ज़्यादा टाइट नीचे लटकेगा, ज़्यादा टाइट तो क्या पता ये नीचे आ जाए थोड़ा सा, और इसकी जो मिलाने वाली लाइन है अलोंग दी वो कहीं यहाँ कहीं आ जाए, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेढ़ा हो जाएगा, तो थीटा सेम नहीं आएगा। अरे इस चीज़ को हम वैसे भी समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल होगा, जब तुमने वो अकबर बीरबल वाली कहानी पढ़ी होगी, जब उसको लवा जाते हैं, बोलते हैं कि बिना टच करे बताओ इसमें से कौन सॉलिड है, दोनों को हैंग कर रखा होता है, तब वो जो बिल्कुल सॉलिड होती है बिल्कुल टाइट हैंग हो रखी होती है, और जो हॉलो होती है वो थोड़ी लूज होती है, तो वो उसको देख के बता देता है कि ये वाली टाइट है, इसे सॉलिड है। वही कंसेप्ट है, जिस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टाइट होगी, वो नीचे की तरफ झुकेगी, जो लूज हो जिस कम होगा वो थोड़ा सा रहेगी एक कर। तो जो कहा है ये थोड़ा सा सिस्टम ऐसे घूम जाएगा, ये सिस्टम ना थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा तो अलॉन्ग दी एक्सिस वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक को फोर्स इधर लगेगी, तो इनका रिजल्टेंट अलग आ जाएगा, इसकी वजह से इनका थीटा सेम नहीं रहेगा इस वाले केस में। नहीं आया क्या समझ में? सोचना एक बार खुद से। अब हम थोड़ा डिस्कशन रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में करते हैं, जिसको ER से डिनोट करते हैं। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज हम देखो कैपेसिटर में शब्द सुनेंगे, पर जो वहाँ पर भी ER होता है, जब कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल किया जाता है, उसको ER से भी हम एप्सिलॉन नॉट ER से ऐसे ही कुछ बोल देते हैं, उसको ER ही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ER से डिनोट करते रहते हैं। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम तो लगेगा फिनिश होने पर, बहुत सारे कंसेप्ट का यूज होता है इसमें। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम अब देखो ER जो है इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ये तो मीडियम की हो गई, और ये हो गई एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम की हो गई, एप्सिलॉन को मीडियम की से डिनोट कर देते हैं। अब तो जो मीडियम की आएगी वो आएगी ER इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, अब देखो फोर्स, एयर और वैक्यूम, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। जैसे फोर्स वैक्यूम में क्या इफेक्ट पड़ता है इन सबसे, एयर और वैक्यूम। देखो जैसे अब वैक्यूम और एयर के लिए हम ए सेम मान लेते हैं, ER की वैल्यू 1 होती है, वैक्यूम और एयर के लिए ER की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है। तो देखो फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ER R स्क्वायर। अब देखो अब ER की वैल्यू 1 होती है, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इट चेंज आर इन एयर और वैक्यूम। तो फोर्स इक्वल टू आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, वो तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या है, हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम पॉइंट ऑफ डिस्कशन करते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ डिस्कशन से हमको बहुत सारी चीज़ें पॉइंट वाइज पता चल जाएंगे, तो ताकि उन सब चीज़ों को हम ना जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो उन सब चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे कंसेप्ट बिल्डअप में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है, कुछ लोगों को बहुत ईजी लगता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत सारे चैप्टर रिलेट होते हैं 12th के, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर तुमको आ गया तो ग्रेविटेशनल भी आ जाएगा। ग्रेविटेशनल अब कुछ सिमिलर चीज़ें होती हैं, जैसे मैग्नेटिज्म में तुम जाओगे तो सिमिलर टाइप की शेप आती हैं, तो उनको ड्राइव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमको समझ में आ जाता ना,
तो ये मान लो तुम 12th की जो फिजिक्स होती है ना, 80% पार्ट ऑफ 12th फिजिक्स तुम समझ जाते हो बड़ी इजीली, तुमको टफ नहीं लगता। लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज़्यादा टफ लगता है, जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं 12th में, उनको ज़्यादा टफ लगता है। पता नहीं, जैसे कोटा वोटा में तैयारी कर रहे होते हैं, कोटा में, कानपुर में, कोटा में जो कोचिंग वगैरह है, रेजोनेंस, मोशन, फिटजी, नहीं फिटजी तो दिल्ली की कोचिंग है, वाइब्रेंट, एलन, रेजोनेंस और राव एकेडमी, फाव एकेडमी, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी कोचिंग वो रखी है वहाँ पे। तो उन सब में सब पढ़ाया जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा वहाँ पर भी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में नहीं आता। कोटा में बहुत सारे बच्चों के चैप्टर समझ में नहीं आता। कोटा में मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है, पता नहीं किस वजह से टफ लगती है वहाँ पर बच्चों को, पता नहीं। तो हम इस पर ना थोड़ा सा पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। पॉइंट ऑफ डिस्कशन हेडिंग डाल सकते हैं तुम लोग। और तुम यार टेंशन वेंशन न लिया करो, आराम से पढ़ा करो, चिल होकर, विदाउट डिप्रेशन। अगर डिप्रेशन लेके कहीं से कुछ पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं होगी, टेंशन में आ जाते हो बेमतलब के कुछ में। अब जैसे पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्व होता है वो, नेचर वाइज कंजर्वेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको लिख सकते हैं अपन, स्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर। अब देखो, अब कंजर्वेटिव कैसे, इस चीज़ को हम देखते हैं। पहला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्या है पाथ, तुम कैसे पहुंच रहे हो इससे उसको कोई मतलब नहीं है, किस डायरेक्शन जा रहे हो, ऐसे मूव करके जा रहे हो आड़ा तिरछा, कोई लेना देना नहीं है। तुम वहाँ पहुँच रहे हो, बस तुम्हारी इनिशियल डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, बस इसी को देखता है। इससे उसको कोई मतलब नहीं तुम रास्ते से कैसे होके गए हो। लिख लेते हैं, इस बात को भूल जाते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स does not depend on path, it only depend on initial and final position। फाइनल पोजीशन देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे एक पॉइंट है ए, ये बी है, एक ए रहा क्यू चार्ज, एक रहा क्यू। अब ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब ए से बी तक पहुंचने में इस डायरेक्शन से जाओ, इस रूट को फॉलो करके जाओ, इस रूट को फॉलो करके जाओ, या इस रूट से फॉलो करके जाओ, जो भी वर्क डन लगेगा वो सेम ही होगा। इधर से W1 होगा वर्क, इधर से W2 हुआ, W3 हुआ, पर ये तीनों सेम ही होंगे। 3 ये होता कंजर्वेटिव। दूसरा कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी है वो, तुम जब WP पढ़ते हो, वर्क पावर एनर्जी, उसमें तुमने कंजर्वेटिव फोर्स की नेचर को पढ़ा होगा, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई होगी 11th में भी। यार 11th अच्छे से होती है, 11th का मैकेनिक्स वाला पार्ट अगर अच्छा होता है तो उसको फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत हेल्प करता है वो, क्योंकि वही टफ होता है थोड़ा सा। 12th की थोड़ी सिंपल होती है, पर 11th की टफ होती है फिजिक्स। अब दूसरा क्या होता है, पढ़ा होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन a closed loop, closed path is 0। अब देखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज्ड पाथ इज 0। ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, क्यों इधर कोई जब जहाँ से चले और वहीं वापस आ गए तो क्या वर्क किया, कुछ नहीं,
क्या फ़ायदा हुआ, हमारा क्या फ़ायदा हुआ भाई, कुछ नहीं ना है। हमने तुमको कहा ये चीज़ वहाँ रख के आओ, तुम चीज़ उठा के सर पे ले गए, फिर वहाँ तक पहुँचे, फिर हमारे पास आ गए, चीज़ तो वहाँ रखी ना, चीज़ तो हमारे पास आ गई, तो क्या वर्क किया, जीरो। अब तुम पैसे मांग रहे हो इस बात के, तो किस बात के, काम किया ही कहाँ है तुमने, जीरो। वर्क डन FWDR क्लोज पाथ में। अब देखो, अभी सी वाला पॉइंट हम डिस्कस यहाँ कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो हम डेरिवेशन है वो आगे देखेंगे, पर अभी पता कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्क से ही आता है तो इसका फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, ये भी जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन में, अच्छा लगेगा। Q1 Q2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनकी एनर्जी होती है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। और जो वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, वो इसी से डेरिवेशन उसका आता है। अब आगे अपन डेरिवेशन इसका जरूर करेंगे, ऐसे घबराना मत कि ऐसे ही लिख दिया, डेरिवेशन तो बताया ही नहीं, इसका डेरिवेशन करेंगे हम। अभी मैंने तुमको पहले बताया था, जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं माइनस डेल्टा यू, माइनस का साइन आता है। अब जो वही है बता, वर्क डन बाय टेक फोर्स। अब जो डेल्टा यू होता है वो तो पता ही है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यही तो चेंज है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो फोर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हर डायरेक्शन में, माइनस डी यू वाई डेल यू वाई डेल एक्स। ये पता है, पोटेंशियल एनर्जी को अगर उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमको फोर्स मिल जाता है, तो माइनस डेल यू वाई डेल वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक को हम कौन से एक जो वेरिएबल होता है एक को कांस्टेंट मान लेते हैं, डेल यू वाई डेल जेड, ठीक है। फोर्स, फोर्स क्या है जी, एफ क्या है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है भाई साहब। और यू तो पता ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखो समझते चलो। अभी तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, अभी क्वेश्चन आएंगे तो और क्लियरिफिकेशन मिलेगा। और बिलीव मी, तुम मेरे साथ लगातार कंटिन्यूस अगर इसी तरीके से बने रहोगे तो डेफिनेटली तुम फिजिक्स सीख जाओगे और अच्छा करोगे अपने एग्जाम में, रेस्पेक्टिव जेई मेंस एंड जेई एडवांस। अब देखो नीट के लिए थोड़ा सा अभी मैं बात बोलूँगा कि जो नीट वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा, उनके लिए थोड़ी सी फिजिक्स सेम ही होती है, कंसेप्ट सेम ही होते हैं, बट थोड़ा सा लेवल का अंतर आता है, क्वेश्चन ऑफ लेवल का, पर कंसेप्ट सेम ही होते हैं उनमें। थोड़ा सा जो नीट का पेपर होता है और जेई मेंस का होता है लगभग सिमिलर होते हैं, पर जेई मेंस में थोड़ा सा हार्ड आते हैं फिजिक्स क्वेश्चन। जो नीट का एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा लो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, तो उसमें अगर कंसेप्ट की पावर कमज़ोर भी हो तो कुछ काम चल जाता है। पर जेई एडवांस में कंसेप्ट की पावर होनी चाहिए, कंसेप्ट हाई पावर होना चाहिए, कंसेप्ट पर पूरी पकड़ होनी चाहिए विथ प्रैक्टिस, तब जेई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। अब देखो एक, अरे ये सब बातें मुझे पता रहता है, टाइम और अपना चला जाते हैं, सब पे चलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज in the direction of electrostatic force, but electric potential energy remain constant in perpendicular direction of electrostatic force। electric potential energy मतलब constant रहती है जब perpendicular direction of electrostatic force की डायरेक्शन में चलते हैं तो, जबकि जब उसकी डायरेक्शन में चलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज करने लगती है।
ये चीज़ बट लिख लेते हैं, मतलब ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। और नोट्स लिख रहा हूँ पहले, वैसे शॉर्ट नोट्स की इतना सब लिखना तो नहीं चाहिए, पर करवा देता हूँ, अभी शॉर्ट रहा नहीं है, पूरा हो गया है। एनर्जी रिमेन कांस्टेंट इन perpendicular direction of electrostatic force ओके। अब देखो एक अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं ऐसी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, जो अभी तक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में काफ़ी अपन ने बातें की हैं, उस पर एक क्वेश्चन तो बनता है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा फील आएगी।